भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र वन लाइनर प्रश्नों को हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2-3 क्लासेस कर दी हैं और आज के प्रश्न एक बेसिक से बच्चे के लिए भी और बाकी जो एडवांस बच्चे हैं, उन सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी से जल्दी वन लाइनर को कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी और यहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर में आपका समय भी बचता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद भी होती हैं। तो ये प्रश्न पूरे ज़रूर कर लेना। उम्मीद करती हूँ कि भैया आपको ये पसंद भी आएगी और यूज़फुल भी रहेगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भैया अच्छा लगे तो और लाइक भी कर देना। चलते हैं रस निष्पत्ति में पहला क्वेश्चन है हमारा रस निष्पत्ति में साधारणीकरण की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये अभिनव गुप्त से संबंधित है। साधारणीकरण की जो संकल्पना है वो किसने दी है? तो ये अभिनव गुप्त ने दी है। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? तो अनुमितिवादी व्याख्या किसने की है? ये की है आचार्य शंकुक ने। आगे देखते हैं भरत मुनि के अनुसार रस का स्वरूप क्या है? तो ये आस्वाद है, ठीक है? रस का स्वरूप क्या है? आस्वाद है यानी कि रस से हमें क्या मिलता है? स्वाद मिलता है ना? अच्छा लगता है रस में जब काव्य में रस होता है। आगे अभिनव गुप्त ने रस को किसके समान बताया है? तो ब्रह्मानंद सहोदर के समान बताया है। अभिनव गुप्त ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर के समान बताया है। भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये भट्टनायक हैं। भुक्तिवाद या इसे भोगवाद भी कहा जाता है। ध्वनि सिद्धांत में व्यंजना किस प्रकार की विधा है? शक्ति है तो ये तृतीय शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो व्यंजना तृतीय शब्द शक्ति है। अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये उद्भट ने की है। अलंकार सार संग्रह नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना उद्भट के द्वारा की गई है। किस आचार्य ने व्यंजना को स्वतंत्र शब्द शक्ति माना है? तो ये आनंदवर्धन ने माना है। आनंदवर्धन जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इन्होंने व्यंजना को स्वतंत्र शब्द शक्ति के रूप में माना है। मम्मट के अनुसार काव्य में रस का स्थान क्या है? तो ये प्रधान होता है, प्रधान स्थान है किसका? रस का, मम्मट के अनुसार। और मम्मट ने आप जानते हैं काव्य प्रकाश नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। कुंतक के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? तो वक्रोक्ति, क्या वक्रोक्ति जीवितम काव्यस्य। ये आपकी परिभाषा भी है आचार्य कुंतक की। मैं बहुत सारी पंक्तियाँ, परिभाषाएँ आपको करवा चुकी हूँ, है ना? उम्मीद करती हूँ कि आपने वो क्लासेस देख ली होंगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? तो औचित्य है। क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना औचित्य। आगे आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 20 मानी है। ये आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20 मानी है। भामा के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? तो ये अलंकार है, अलंकार के प्रवर्तक थे। आगे हैं वामन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? तो रीति है, ठीक है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वामन है। जब वक्रोक्ति वक्ता के कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे काकू वक्रोक्ति कहते हैं। जब वक्रोक्ति वक्ता के कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे काकू वक्रोक्ति कहा जाता है। ध्वन्यालोक पर टीकालोचन किसने लिखा है? तो ये अभिनव गुप्त ने लिखा है। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का ग्रंथ है और इस पर जो टीका लिखी है तो ये किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने लिखी है। नाम आपको याद रखना है, ठीक है? ध्वन्यालोचन के नाम से ये टीका लिखी गई है। काव्य प्रकाश में कुल कितने उल्लास हैं? उल्लास यानी कि लेसन, पार्ट, चैप्टर कुछ भी आप बोल सकते हो, ये 10 हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है ये लिखा है वही राजशेखर ने। साहित्य दर्पण में रस को क्या कहा गया है? तो काव्य की आत्मा कहा गया है। और साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है वो किसका है? तो ये आप जानते होंगे विश्वनाथ जी का है, ठीक है? विश्वनाथ जी का है जो कि 14वीं शताब्दी में मौजूद थे। नाट्य शास्त्र में मूलतः कितने रस माने गए हैं? तो ये 8 माने गए हैं। यानी कि भरत मुनि ने मूलतः किसने कितने रस माने हैं? 8 माने हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में किस-किस का नाम आता है? तो ये 4 विद्वानों का नाम आता है, 4 आचार्यों का, भट्ट, लोलट, शंकुक, पट्टनायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किस व्याख्याकारों में किसका नाम नहीं शामिल है? इस तरीके से, तो 4 नाम याद रखना। शांत रस को स्पष्ट रूप से किसने स्थापित किया है? तो भरत मुनि ने शांत रस को अपने नाट्य शास्त्र में स्थान नहीं दिया था, लेकिन ये अभिनव गुप्त ने दिया है, ठीक है? अभिनव गुप्त ने स्थान दिया है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है, बहुत बार पूछा जाता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, ठीक है? जहाँ से प्रश्न बनते हैं ना, वही मैंने यहाँ पर रखा है। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको ईज़ी भी लगें, लेकिन ज़रूरी हैं भई आपके लिए, ठीक है? हर तरह के बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले, थोड़े से वीक, थोड़े से मॉडरेट, है ना? हाँ। आगे चलते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये विस्मय होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ये क्रोध होता है, ठीक है? जो
शुरुआत कर रहे होते हैं किसी चीज़ को पढ़ने की, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। ध्वनि के अंतर्गत वस्तु ध्वनि किससे संबंधित है? तो ये विषय से संबंधित है। ध्वनि के अंतर्गत वस्तु ध्वनि विषय से संबंधित है। रस ध्वनि को किसने सर्वोच्च माना है? तो ये आनंदवर्धन ने माना है, ठीक है? रस ध्वनि को सर्वोच्च मानने वाले कौन है? आनंदवर्धन है। वक्रोक्ति के प्रकरण वक्रता का संबंध किससे है? तो ये प्रसंग से है, ठीक है? प्रकरण वक्रता, वक्रोक्ति के प्रकरण वक्रता, वक्रोक्ति का एक भेद है, प्रकरण वक्रता और इसका संबंध किससे है? प्रसंग से है। सॉरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है काव्य शास्त्र की, पढ़ लेना। पद पूर्वार्ध वक्रता का संबंध किससे है? तो ये शब्द के अंश से है। पद पूर्वार्ध वक्रता का संबंध किससे है? शब्द के अंश से है। रीति सिद्धांत में गुण का क्या स्थान है? तो आवश्यक तत्व है। रीति सिद्धांत में गुण का क्या स्थान है? आवश्यक तत्व होता है। माधुर्य गुण किस रस से संबंधित है? तो ये श्रृंगार रस से संबंधित है, ठीक है? और श्रृंगार जो रस होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। प्रसाद गुण का संबंध किससे? स्पष्टता से है। प्रसाद गुण का संबंध काव्य दोष का मुख्य प्रभाव क्या है? रस बाधा है। कि काव्य दोष का मुख्य प्रभाव क्या होता है? रस बाधा होता है। किस आचार्य ने कहा है? काव्य से आत्मा ध्वनि, ठीक है? काव्य से आत्मा ध्वनि किसने कहा है? तो ये आनंदवर्धन ने कहा है। यानी कि ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो आनंदवर्धन ने माना है। किसने अलंकारों को काव्य का श्रृंगार कहा है? तो ये भामा ने कहा है, क्योंकि भामा अलंकार के प्रवर्तक रहे हैं। ध्वनि सिद्धांत का विरोध किसने किया है? तो ये महिम भट्ट ने किया है, ठीक है? आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन किया है और विरोध करने वाले कौन है? तो ये महिम भट्ट जी हैं। महिम भट्ट ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? तो इन्होंने अनुमान सिद्धांत का किया था, ठीक है? महिम भट्ट ने अनुमान सिद्धांत का समर्थन किया। व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? तो ये है महिम भट्ट। व्यक्ति विवेक नामक जो रचना है वो किसने लिखी है? महिम भट्ट ने लिखी है। काव्य में शब्द शक्ति कितनी मानी गई है? तो 3 मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का कार्य क्या होता है? तो ये होता है मुख्य अर्थ देना, इसको वाच्यार्थ के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्य अर्थ देना तो होता ही, वाच्यार्थ भी इसको कहते हैं। कभी-कभी वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में हमें क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। वाच्यार्थ बोलते हैं अभिधा को और व्यंग्यार्थ बोलते हैं व्यंजना को। ठीक है? जो तीसरे नंबर की शब्द शक्ति होती है। लक्षणा कब प्रयुक्त होती है? जब मुख्य अर्थ समझ में नहीं आए, है ना? लेकिन मुख्य अर्थ से ही मिलता-जुलता कोई अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। प्लेटो के अनुसार काव्य सत्य से कितनी दूर है? तो 3 गुना दूर है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का कुछ कंटेंट मैंने आपको दिया था, बच्चों को काफ़ी पसंद आया था, है ना? तो उससे संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। आगे फिर भारतीय काव्य शास्त्र से मिलेंगे, तो पूरा क्लास आपको देख लेना चाहिए, है ना? अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, तो भई लाइक कर दीजिए। आप चाहते तो हो कि आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिल जाए। हम भी देना चाहते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट, लाइक, शेयर जितना ज़्यादा आप करेंगे, है ना? तो पैसा तो हम यूट्यूब से ले लेंगे। आप सपोर्ट तो करिए। सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे क्लास, हम यही चाहते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, है ना? तो आप अपने बारे में ना सोचें केवल, दूसरे के बारे में भी सोचें भई, है ना? प्लेटो ने कवियों को आदर्श राज्य से क्यों निष्कासित किया है? तो क्योंकि वे भावनाओं को उकसाते हैं और सत्य से दूर ले जाते हैं। प्लेटो ने कवियों को आदर्श राज्य से क्यों निष्कासित किया था? क्योंकि वे भावनाओं को क्या करते हैं? उकसाते हैं और सत्य से दूर ले जाते हैं। वो कहते हैं, ये हमने पढ़ा भी था कि जो प्लेटो हैं, उन्होंने क्या कहा था कि जो कवियों की जो कविता होती है ना, वो सत्य से बहुत दूर होती है, 3 गुना दूर होती है। तो काव्य रचना होती है, वो 3 गुना दूर होती है, ठीक है? अरस्तू के अनुसार काव्य क्या है? तो अनुकरण होता है काव्य। किसी चीज़ का हम अनुकरण करते हैं, तभी हम किसी चीज़ की कल्पना कर पाते हैं और तभी हम काव्य लिख पाते हैं। अरस्तू ने अनुकरण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो सृजनात्मक अनुकरण के रूप में स्वीकार किया है। अरस्तू के अनुसार काव्य इतिहास से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि काव्य सार्वभौमिक सत्य प्रस्तुत करता है। ठीक है? क्योंकि जो काव्य है वो सार्वभौमिक सत्य प्रस्तुत करता है। त्रासदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये भावों का शुद्धिकरण है। त्रासदी का जो सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत, 3 सिद्धांत दिए थे अरस्तू ने, याद रखना। कि त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है भावों का शुद्धिकरण। भावों का शुद्धिकरण किन भावों से संबंधित है? तो भय और करुणा से संबंधित है। त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये कथानक है। हामार्टिया का अर्थ क्या है? नायक की त्रुटि है। नायक अगर कोई गलती करता है तो उसको क्या बोलते हैं? हामार्टिया शब्द बोलते हैं, क्योंकि ये सभी अंग्रेजी विद्वान हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ शब्द आपको अंग्रेजी के भी याद रखने पड़ेंगे। पेरिपेटिया का अर्थ क्या है? तो ये है भाग्य का परिवर्तन, ठीक है? भाग्य परिवर्तन। लॉन्जाइनस या लॉन्गिनस का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये है उदात्त। उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये महान विचार, ठीक है? हमारे विचार हैं जो महान होने चाहिए। आगे होरेस के अनुसार दुल्से एत उपयोगी का अर्थ क्या है? आनंद और उपयोगिता। होरेस के अनुसार दुल्से एत उपयोगी का अर्थ है आनंद और उपयोगिता।
हॉरेस के अनुसार काव्य का लक्ष्य क्या है? तो आनंद और शिक्षा है। क्या हॉरेस के अनुसार काव्य का लक्ष्य क्या है? आनंद और शिक्षा। वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य क्या है? तो शक्तिशाली भावनाओं का स्वाभाविक उद्गार है। क्या वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य क्या है? शक्तिशाली भावनाओं का स्वाभाविक उद्गार है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य की उत्पत्ति कैसे होती है? तो शांति में स्मरण की गई भावनाएँ। शांति में स्मरण की गई भावनाएँ, ये काव्य की उत्पत्ति होती है। कॉलरिज ने कल्पना के कितने प्रकार बताए थे? तो ये 2 प्रकार बताए हैं कॉलरिज ने। प्राथमिक कल्पना क्या है? तो ये है प्राकृतिक शक्ति। ये प्राथमिक कल्पना क्या है? प्राकृतिक शक्ति है। आगे द्वितीयक कल्पना क्या है? सृजनात्मक पुनर्निर्माण है। क्या द्वितीयक कल्पना क्या है? सृजनात्मक पुनर्निर्माण। टी.एस. एलियट का वस्तुगत सहसंबंध किससे संबंधित है? ये भावों की वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्ति है। ये भावों की वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्ति, ये वस्तुगत सहसंबंध कहलाता है एलियट के अनुसार। एलियट के अनुसार काव्य में कवि का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? तो ये गौण होना चाहिए। मैथ्यू अर्नाल्ड का टच स्टोन पद्धति किससे संबंधित है? तो ये काव्य मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है, मैथ्यू अर्नाल्ड का जो टच स्टोन पद्धति है, ये काव्य मूल्यांकन से संबंधित है। अर्नाल्ड के अनुसार काव्य क्या है? तो जीवन की आलोचना है। अर्नाल्ड के अनुसार काव्य क्या है? जीवन की आलोचना है। रिचर्ड्स का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये व्यावहारिक आलोचना। ठीक है, रिचर्ड्स का मुख्य सिद्धांत व्यावहारिक आलोचना है। नई आलोचना का मुख्य आधार क्या है? तो ये पाठ का सूक्ष्म अध्ययन है। नई आलोचना का मुख्य आधार पाठ का सूक्ष्म अध्ययन है। हास्य भ्रांति किससे संबंधित है? तो लेखक की मंशा को महत्व ना देना। लेखक की मंशा को महत्व ना देना, ये आशय भ्रांति कहलाती है। प्रभाव भ्रांति किससे संबंधित है? तो पाठक की प्रतिक्रिया को महत्व ना देना। प्रभाव भ्रांति पाठक की प्रतिक्रिया को और आशय भ्रांति लेखक की मंशा को। कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी का अर्थ क्या है? तो अनिश्चितता को स्वीकार करने की क्षमता। ये कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी का अर्थ क्या है? अनिश्चितता को स्वीकार करने की क्षमता से संबंध है। कविता अनुकरण है, ये किसने कहा है? तो अरस्तू ने कहा है। अरस्तू ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। कविता जीवन की आलोचना है, ये अर्नोल्ड ने कहा है। उदात्त लॉन्गिनस का है। वस्तुगत सहसंबंध एलियट से संबंधित है। व्यवहारिक आलोचना रिचर्ड से संबंधित है और थोड़ा शॉर्ट में करा दिया है। ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तो ये व्यंजना शक्ति। क्या ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार क्या है? व्यंजना शक्ति है। व्यंजना को किसने शब्द शक्ति के रूप में स्थापित किया है? तो ये आनंदवर्धन ने किया है। ठीक है, आनंदवर्धन ने किया है। महिम भट्ट ने व्यंजना को किसमें समाहित माना है? तो ये अनुमान में माना है। महिम भट्ट ने वैसे भी क्या किया है? जो आनंदवर्धन का जो ध्वनि संप्रदाय है उसका विरोध किया है। महिम भट्ट का ग्रंथ व्यक्ति विवेक किस विषय पर आधारित है? तो ध्वनि खंडन पर आधारित है, व्यक्ति विवेक। आगे वामन के अनुसार गुण का क्या महत्व है? तो रीति के आधार। रीति का आधार है गुण। रीति का संबंध किससे है? तो ये शब्द विन्यास से होता है। भामा के अनुसार काव्य में क्या अनिवार्य है? तो ये अलंकार अनिवार्य होता है। भामा ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो काव्य अलंकार नामक ग्रंथ आपने लिखा है। ठीक है, काव्य अलंकार लिखा है किसने? भामा ने। आगे दंडी का प्रमुख ग्रंथ कौन-सा है? तो काव्यादर्श है। दंडी ने काव्य में किसे प्रमुख माना है? तो गुण और अलंकारों को प्रमुख माना है। उद्भट किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये अलंकार। उद्भट किस सिद्धांत से संबंधित है? अलंकार से संबंधित है उद्भट। उद्भट ने अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ भी लिखा था, अभी देखा है हमने ऊपर। रुद्रट का संबंध किससे है? तो ये अलंकार शास्त्र से संबंधित है रुद्रट। कुंतक का कुंतक का ग्रंथ कौन-सा है? तो वक्रोक्ति जीवितम है। ठीक है? वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ है कुंतक का। अलंकार शास्त्र से संबंधित रुद्रट है, ये ध्यान रखना। और अलंकार का संबंध उद्भट से भी है। अलंकार सूत्र वृत्ति के नाम से, सूत्र के नाम से भी एक ग्रंथ लिखा था किसने? रुद्रट ने। वक्रोक्ति का मुख्य आधार क्या है? अभिव्यक्ति की विशेषता है। अगर आप चाहते हो कि आपने अगर काव्य शास्त्र की सारी क्लासेस देखी हैं, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको कुछ और प्रश्न करने की ज़रूरत है एमसीक्यू या वन लाइनर, तो आप मुझे बता देना, ठीक है? तो एमसीक्यू कुछ मैं आपको और करा दूँगी। अगर आप कहेंगे तो ही आपको काव्य शास्त्र की एक और क्लास मिल जाएगी, अदरवाइज़ फिर हम अगले टॉपिक की तरफ कल से बढ़ने वाले हैं। क्षेमेंद्र का ग्रंथ कौन-सा है? तो यह औचित्य विचार चर्चा। ठीक है? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है क्षेमेंद्र। औचित्य विचार चर्चा के नाम से ग्रंथ लिखा है। औचित्य का संबंध किससे है? तो ये संदर्भ अनुकूलता, संदर्भ अनुकूलता। मम्मट का ग्रंथ कौन-सा है? तो काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश में काव्य को कैसे परिभाषित किया गया है? दोष रहित शब्दार्थ। विश्वनाथ का ग्रंथ कौन-सा है? तो ये साहित्य दर्पण लिखा है आपने। विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा क्या मानी है? तो रस को माना है। विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा क्या मानी? रस को माना है। पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन-सा है? तो ये रस गंगाधर है, ये 17वीं शताब्दी में मौजूद थे, सबसे लास्ट में आता है नाम जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ ने काव्य की आत्मा क्या मानी? तो आपने भी रस ही माना है, जगन्नाथ जी ने भी।
रस सिद्धांत का मूल सूत्र क्या है? तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, दृस, निष्पत्ति। ये भरत मुनि का सूत्र है, ठीक है? ये किसका है? भरत मुनि जी का सूत्र है जो कि दूसरी, तीसरी शताब्दी में मौजूद थे। आलम्बन विभाव क्या है? तो ये पात्र को कहते हैं। आलंबन विभाव का अर्थ क्या है? पात्र है, ठीक है? उद्दीपन विभाव क्या है? वातावरण है ना? जिस वातावरण को देखकर हमारे अंदर कुछ स्फुरन पैदा होता है, उसे कहते हैं उद्दीपन। और आलंबन यानी कि जो आश्रय होता है, जो पात्र होता है, जो जिसके अंदर चीज़ें फूटती-टूटती हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? भावों की बाह्य अभिव्यक्ति को कहते हैं अनुभाव। क्या अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? हम पढ़ चुके हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कभी-कभी पूछ लिया जाता है, तो 2 प्रकार के होते हैं। व्यभिचारी भाव को और क्या कहा जाता है? तो संचारी भाव कहते हैं, ठीक है? बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं इन भावों में। व्यभिचारी भाव, व्यभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, है ना? इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। शुरू-शुरू में जब पढ़ते हैं तो हमें भी मुझे भी बहुत रहता था। लेकिन अब चीज़ें धीरे-धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आती रहती हैं। तो व्यभिचारी भाव को संचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है ना? जिनका संचार हमारे दिलो-दिमाग में चलता रहता है, जो एक जगह रुकते नहीं हैं, है ना? साधारणीकरण का संबंध किससे है? तो रस अनुभव से संबंधित है, साधारणीकरण। आगे ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये सांकेतिक अर्थ, ठीक है? सांकेतिक अर्थ से संबंधित है। ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। रीति के कितने भेद माने गए हैं? तो रीति भी 3 प्रकार की होती है। आगे वैदर्भी रीति का गुण क्या है? वैदर्भी रीति का गुण है माधुर्य, ठीक है? ये गुण पूछ लिया जाता है, वैदर्भी रीति का संबंध किससे है ना? कभी-कभी मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि वैदर्भी रीति, गौड़ीय रीति, है ना? इसका संबंध किससे है? तो वैदर्भी रीति का माधुरी से है और गौड़ीय रीति का जो गुण है वो ओज से है। कमेंट करके फटाफट से बताइए कि तीसरी रीति का क्या नाम है? दोष का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये रस पर पड़ता है दोष का प्रभाव, ठीक है? अलंकार का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है सौंदर्य वृद्धि। अलंकार जैसे कि अलंकार का अर्थ ही आभूषण होता है। जैसे कि कोई औरत या कोई भी, है ना? औरत ही पहनती है गहना तो अगर वो क्या करती हैं गहने पहन लेती हैं, आभूषण पहन लेती हैं तो उनकी जो सुंदरता है ना उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। वक्रोक्ति के वर्ण विन्यास वक्रता का संबंध किससे है? तो ये ध्वनि या अक्षर से है। वक्रोक्ति का जो वर्ण विन्यास वक्रता है इसका संबंध ध्वनि या अक्षर से है। पद वक्रता का संबंध किससे है? तो ये शब्द से है। औचित्य का महत्व किसमें है? तो सभी काव्य तत्वों में है। औचित्य का महत्व क्षेमेंद्र ने औचित्य को किस रूप में देखा है? तो नियामक तत्व के रूप में देखा है। रस की अनुभूति का आधार क्या है? तो ये है स्थायी भाव। रस की अनुभूति का आधार स्थायी भाव होता है। नाट्य शास्त्र का संबंध किससे? नाट्य और काव्य से है। भरत मुनि का काल किस युग से संबंधित है? तो ये प्राचीन युग से संबंधित है जो कि दूसरी शताब्दी में आपका नाम आता है। कुछ विद्वान इसे तीसरी शताब्दी में मानते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ का संबंध कैसा है? तो अविभाज्य है। काव्य में शब्द और अर्थ का संबंध कैसा है? अविभाज्य है। शब्द शक्ति कितनी मानी गई है? तो ये 3 मानी जाती हैं। अभिधा का कार्य मुख्य अर्थ देना है ना? मुख्य अर्थ असंगत होने पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रस का अंतिम उद्देश्य होता है आनंद और काव्य का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो ये होता है रसास्वादन। ठीक है? रस का स्वाद हमें मिलना चाहिए, वही काव्य का अंतिम लक्ष्य होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस अनुभव की प्रकृति क्या है? तो ये है अलौकिक। ठीक है? अभिनव गुप्त के अनुसार रस अनुभव की प्रकृति कैसी है? अलौकिक है ना? लोक से दूर है। साधारणीकरण में एह का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है लय या फिर विलय। लय या फिर विलय होता है। रसास्वादन की स्थिति को क्या कहा गया है? आस्वादानुभूति कहा गया है। अनुभूति। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य का सर्वोच्च रूप क्या है? तो यह ध्वनि काव्य। ध्वनि काव्य में प्रधान तत्व क्या होता है? व्यंग्यार्थ होता है। व्यंग्यार्थ का बोध किससे होता है? तो व्यंजना शब्द से होता है। महिम भट्ट के अनुसार ध्वनि का स्थान किसमें है? अनुमान में है। मुझे लगता है शायद मैंने दोबारा रिपीट नहीं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 2-4 रिपीट हो गए हैं। आगे देखते हैं महिम भट्ट ने रस को किससे उत्पन्न माना है? तो अनुमान से माना है। वामन के अनुसार रीति का निर्माण किससे होता है? तो गुणों से होता है और वामन ने 20 गुण माने हैं। रीति का काव्य में कार्य क्या है? रीति का काव्य में क्या कार्य है? तो ये होता है सौंदर्य का निर्माण करना। भामा के अनुसार अलंकार का मुख्य कार्य क्या है? तो शोभा बढ़ाना होता है। भामा ने काव्य में किसे अनिवार्य नहीं माना? तो रस को अनिवार्य नहीं मानते हैं, है ना? रस जरूरी नहीं है भामा के अनुसार। दंडी के अनुसार काव्य की श्रेष्ठता किससे निर्धारित होती है? तो गुणों से निर्धारित होती है और दंडी ने गुणों की जो संख्या है वो 10 मानी है। दंडी ने गुणों की संख्या अगला क्वेश्चन है 10 मानी है, ठीक है? ये दिखाई नहीं दिया। मेरा जो फ़ोकस है ना, मेरी जो आँखें हैं वो केवल अपने लक्ष्य पर एक क्वेश्चन जो पढ़ रही हूँ ना, उसी पर टिकी रहती हैं। नीचे क्या लिखा है उस पर कभी-कभी ध्यान ही नहीं रहता, कभी-कभी मोस्टली ध्यान ही नहीं रहता मेरा, है ना? सीधा लक्ष्य पर ही ध्यान होता है।
कुंतक के अनुसार वक्रता का उद्देश्य क्या है? तो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना है। तो कुंतक के अनुसार वक्रता का उद्देश्य है काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना। वक्रोक्ति का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये अभिव्यक्ति पर पड़ता है, ठीक है? वक्रोक्ति का प्रभाव अभिव्यक्ति पर पड़ता है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य का उल्लंघन क्या उत्पन्न करता है? तो दोष उत्पन्न करता है। औचित्य का संबंध किससे अधिक है? तो संदर्भ और परिस्थिति से अधिक है। मम्मट ने दोष को किस आधार पर परिभाषित किया? तो रस बाधा के रूप में परिभाषित किया है। मम्मट के अनुसार गुण किसमें निहित होते हैं? तो शब्द और अर्थ के रूप में निहित होते हैं। विश्वनाथ के अनुसार रस की स्थिति कहाँ होती है? तो सहृदय में होती है। नेक्स्ट है पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की पहचान क्या है? तो ये रमणीयता। जगन्नाथ ने रमणीयता को किससे जोड़ा है? तो रस से जोड़ा है। विभाव का मुख्य कार्य क्या है? स्थायी भाव को उद्दीप्त करना है। विभाव का मुख्य कार्य है स्थायी भाव को उद्दीप्त करना। अनुभाव का कार्य क्या है? भावों को व्यक्त करना। संचारी भावों का कार्य क्या है? स्थायी भाव को पुष्ट करना। रस और भाव में मुख्य अंतर क्या है? तो अनुभव का स्तर है। ध्वनि सिद्धांत में अव्यंग्य क्या है? जहाँ व्यंजना नहीं है, ठीक है? जहाँ व्यंजना नहीं है वो क्या है? अव्यंग्य है। व्यंजना के बिना काव्य कैसा माना जाता है? तो सामान्य माना जाता है, ठीक है? जिसमें व्यंजना नहीं है, जो काव्य आसानी से समझ में आ जाए, जिसका मुख्य अर्थ हम निकाल सकें, वो सामान्य काव्य रचना होती है, ठीक है? जिसको कोई भी अर्थ निकाल लेता है। लेकिन कुछ काव्य रचनाएँ आप देखना अच्छे-अच्छे विद्वानों को भी समझ में नहीं आती है ना। रीति सिद्धांत में विशिष्ट पद रचना का क्या अर्थ है? तो विशेष शब्द व्यवस्था इसका अर्थ होता है। रीति का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये शैली पर पड़ता है रीति का प्रभाव। वक्रोक्ति का संबंध किस प्रकार की भाषा से है? तो ये विशेष या चमत्कारपूर्ण भाषा से इसका संबंध होता है। औचित्य का पालन किसमें आवश्यक है? तो सभी काव्य अंगों में औचित्य का पालन ज़रूरी होता है। रस की उत्पत्ति में विभाव का स्थान क्या है? तो ये कारण होता है। विभाव का स्थान, ठीक है? विभाव कारण होता है, ठीक है? और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव का स्थान क्या होता है? तो ये परिणाम होता है। ध्वनि सिद्धांत में मुख्य बल किस पर होता है? अप्रत्यक्ष बल पर अर्थ पर होता है, जो हमारे सामने अर्थ समझ में नहीं आए। और अप्रत्यक्ष अर्थ का अर्थ क्या होता है? व्यंग्यार्थ होता है, ठीक है? व्यंग्यार्थ होता है व्यंजना शब्द शक्ति। आगे आगे नहीं है, है ना? तो यहाँ पर हमारे वन लाइनर प्रश्न आज के आपको कैसे लगे? थोड़े कुछ प्रश्न ईज़ी भी रहे होंगे कुछ बच्चों के लिए, है ना? सभी के लिए तो नहीं रहते, जब आप स्टार्टिंग करते हो इस तरह के क्वेश्चन हमें फँसा देते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा इस क्लास को मैंने मिक्स रखा है ना, ज़्यादातर तो क्वेश्चन मैं मोस्टली थोड़े अपर लेवल के ही कराती हूँ, है ना? यूजीसी नेट के लेवल के या फिर हाई लेवल के। लेकिन फिर भी आप बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी? कमेंट करके बताना सारे बच्चे। अगर अच्छी लगी है और अगली क्लास आपको किस पर चाहिए? क्या काव्य शास्त्र की एक और क्लास लेके आनी चाहिए जो एमसीक्यू पर आधारित हो, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू या फिर आपको अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है, किसकी तरफ बढ़ना है ये भी बताइएगा। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं केवल 999 और आपको पूरा 1 से लेकर 10 तक थ्योरी क्लासेस और सब कुछ एमसीक्यू, पीवाईक्यू, वन लाइनर सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह, ठीक है? तो आप साथ में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।